गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, और दूसरे शब्दों में चैलेंजेस फॉर इंडियन इकोनॉमी। कि इंडियन जो इकोनॉमी है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट हमारी नहीं हो पा रही है। देखिए दोस्तों, हालांकि इंडिया का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है, काफी हमारा सुनहरा भविष्य है इंडिया का, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ रही है, यंग जनरेशन हमारे पास है, तो काफी अच्छी चीजें इंडिया के लिए हो रही हैं। बट फिर भी बहुत सारे ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के आगे आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे रोड़े हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज उन्हीं सब मुद्दों की, उन्हीं सब चुनौतियों की चर्चा करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फॉर इंडियन इकोनॉमी, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से व्हाट आर द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हम लोग 9 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहली चुनौती इंडिया की क्या है? कर्बिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को रोकना। महंगाई जो है इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, महंगाई क्यों बढ़ती है? किसी भी कंट्री में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके क्या कारण है, और इंडिया में क्या कारण है महंगाई के बढ़ने के? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो महंगाई के बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण यहाँ ये है कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। ग्रोथ किस चीज में? एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ बहुत कम है। इसके अलावा हम जो गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाते हैं जो कंजप्शन के लिए, जिनको हम उपभोग करने वाली आइटम्स जो है, कंजप्शन आइटम्स जो हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। वो ग्रोथ क्यों कम है? क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी अभी इतनी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ जो वर्कर हैं उनके अंदर स्किल्स अच्छे नहीं है। तो ये बहुत बड़े कारण है, इस वजह से हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन का साइज बढ़ता ही जा रहा है। तो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, कम ग्रोथ होने की वजह से और ज्यादा पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से हमारे पास चीजों की सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड उनकी ज्यादा है। इस वजह से जो है महंगाई जो है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। अगर हमें देखना है, अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो हमें महंगाई को काबू में रखना होगा। सबसे बड़ा महंगाई का अगर एक कारण आप आजकल के दिनों में अगर आप देखो तो वो है आपके ऑयल के प्राइसेस। जो आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पेट्रोल लगभग 110 रुपए है, डीजल लगभग 100 रुपए हो गया है। जब इन दो बेसिक आइटम्स जो है, ये इन्हीं के ऊपर बाकी सब आइटम्स की रेट जो है वो टिकी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, प्रोडक्शन के जरिए आप जो है अगर तेल के रेट बढ़ते हैं तो बाकी सब चीजों के रेट भी बढ़ जाते हैं। तो महंगाई जो है इंडिया की आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चुनौती है इंडिया की ग्रोथ के अंदर। तो महंगाई को रोकना एक सबसे बड़ा चुनौती का मुद्दा है इंडिया के लिए, और इंडिया को इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि आपके यहाँ महंगाई जो है काबू में रहे। सेकंड, बूस्टिंग फार्म सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को, फार्म सेक्टर को आपको बूस्ट करना होगा। अगर आज भी आप देखो, एग्रीकल्चर जो है आज भी मानसून के ऊपर टिकी हुई है। मानसून, अगर मानसून अच्छा हो गया, बारिश अच्छी हो गई जून जुलाई में, तब तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देश के सारे हिस्सों में अभी तक भी हम सिंचाई के साधन अच्छे नहीं कर पाए हैं, हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट जो है वो भी काफी अनसर्टेन है। अगर आप देखें, अगर मानसून अच्छा होगा तो यहाँ 2 या 3% ग्रोथ हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ इतनी ग्रोथ नहीं होती। दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो काफी पुअर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो काफी लो क्वालिटी के हैं। हम जो सीड यूज कर रहे हैं, बीज जो यूज करते हैं वो भी
उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है कि उनमें ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 46.2% पॉपुलेशन आपकी जो इंडिया की है एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और अगर इनका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन देखें तो नेशनल इनकम में सिर्फ इनका कंट्रीब्यूशन 15.3%, मतलब 46% लोग सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल इनकम। तो अगर हमें इंडिया की इकोनॉमी को एक डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलप इकोनॉमी बनाना है तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हमें उसको बूस्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है कर्टेलिंग फिस्कल डेफिसिट। हमें जो अपना फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। देखिए, फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है। लास्ट के कुछ सालों की अगर बात करें तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो अगर कम हो जाए एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो, गवर्नमेंट के खर्चे अगर ज्यादा हो, आमदनी से, आय से, आमदनी कह लो या आय कह लो, गवर्नमेंट की आमदनी या आय अगर कम हो और गवर्नमेंट के खर्चे अगर ज्यादा हो, इट मीन्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, तो इस अवस्था को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो लास्ट के कुछ सालों में इंडिया की हालत बड़ी ही खराब है। हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, हमारी इनकम कम है। अब ये खर्चा किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम लोगों को, हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। इंडिया में लगभग 70-80 करोड़ लोग गरीब हैं, तो उनको हमें क्या है, सब्सिडी देनी पड़ती है। सब्सिडी, तो सब्सिडी आप उनको फूड पे देते हो, सब्सिडी। ये जो किसान है उनको आप फ्यूल के ऊपर सब्सिडी देते हो, उनको सस्ता तेल मिलता है, उनको पावर के ऊपर सब्सिडी मिलती है। किसानों को आप देखोगे कि कम रेट में बिजली मिलती है, उनको तेल भी कम रेट में मिलता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट काफी सब्सिडी देती है। तो जब आपको ये सारी चीजें सस्ती देनी पड़ती हैं तो आपको काफी बर्डन पड़ जाता है सरकार के ऊपर। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है कुछ सोशल वेलफेयर भी कर रही है। सोशल वेलफेयर जो गवर्नमेंट कर रही है गरीबों के लिए, वोटों के लिए भी कर रही है। जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए प्रोग्राम चला रखा है गवर्नमेंट ने कि अनाज दे रही है फ्री में। दूसरा, पेंशन देती है गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप देती है, फ्री में एजुकेशन देती है, और इसके अलावा आपको हेल्थ फैसिलिटी फ्री में दे रही है गवर्नमेंट। अभी वैक्सीन जो है आपको फ्री में लगाई है गवर्नमेंट ने। तो इन सब चीजों की वजह से, सब्सिडी देने की वजह से, और गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर कर रही है, समाज कल्याण करती है, उसकी वजह से हमारा जो एक्सपेंडिचर हो जाता है गवर्नमेंट का वो ज्यादा होता है इनकम से। उसकी वजह से फिर क्या होता है, हमें फॉरेन से लोन लेने पड़ते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार को केंद्र सरकार से लोन लेना पड़ता है। तो इसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो रहा है। तो हमें अपने खर्चों को कम करना होगा या अपनी इनकम को इंक्रीज करना होगा। इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम? नए सर्विस सेक्टर के अंदर जॉब दे करके, इंडस्ट्रीज लगा करके, एग्रीकल्चर को बूस्ट करके। फिर इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा ही वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा जो हमारे जो रोड की अगर हम बात कर लें, एयरपोर्ट्स की बात कर लें, पोर्ट्स की बात कर लें, तो ये हमारे अभी भी बड़ा वीक हैं। कम्युनिकेशन की अगर बात करें, रेलवे नेटवर्क की अगर बात करें, तो ये सारी चीजें हमारी जो है वो अभी भी हमारी बहुत ज्यादा कमजोर है। बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारा बेस जो है वो बड़ा ही वीक है। चाहे वो पावर की बात करें, रोड्स की बात करें, ये अभी भी बहुत कमजोर है। हालांकि आप देखेंगे कि रोड, एयरपोर्ट हमारे अच्छे बन रहे हैं। हम 4 लेन हमने पूरे इंडिया में बिछाया हुआ है, बट वो अभी बने हैं, और भी अभी बहुत ज्यादा विकास करने की जरूरत है। छोटे छोटे गांवों को बड़े शहरों से जोड़ने की जरूरत है ताकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में अच्छे हो सके। हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे जो बंदरगाहें हैं, वो अभी भी उसमें टेक्निक अच्छी नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी पड़ती हैं। तो हमें अपने पोर्ट्स को, हमें अपनी बंदरगाहों को, हमें अपने एयरपोर्ट्स को जो विदेशी जो कंट्रीज हैं, विदेशी जो मुल्क हैं, उनके बराबर अच्छा करने की जरूरत है ताकि हम लोग बड़े ही कुशलता से
आगे बढ़ सके। चेकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए मित्रों, इस देश की अगर हम बात करें कि इस देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो वो फिलहाल जो आ रही है वो पॉपुलेशन की आ रही है। हमारी पॉपुलेशन जो है लगभग 2% की रेट से बढ़ रही है हर साल। तो अगर हम आज 140 करोड़ लोग हैं तो लगभग 2.8 करोड़ लोग जो हैं हर साल और नए पैदा हो रहे हैं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, इंग्लैंड, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, इनके अंदर पॉपुलेशन जो है वो कुछ कंट्रीज में तो नेगेटिव चल रही है, नेगेटिव ग्रोथ है, और हमारे यहाँ 2% की ग्रोथ हो रही है जो कि बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या होता है कि कंजप्शन लेवल ज्यादा बढ़ता है, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, इससे रिसोर्सेज जो हैं पूरे नहीं पड़ पाते। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकना बहुत ही जरूरी है। ये सबसे बड़ा चैलेंज हुआ पड़ा है। इंडिया की यही समस्या है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो 2017 में इंडिया की जो बर्थ रेट थी वो 19 थी, जापान में सिर्फ 7.7 थी, चाइना में 12.3 थी। चाइना भी हमसे पीछे है बर्थ रेट के मामले में, और 12 थी यूके के अंदर। तो सबसे ज्यादा बर्थ रेट हमारी है पूरे वर्ल्ड में, तो इसको भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमारे आगे सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें जो ह्यूमन को भी हमने एक रिसोर्स माना है। अगर हमने अपने देश में इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करना है, तो हमें जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन कैपिटल जो है, जो मानवीय संपदा है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। उनको अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको अच्छा फूड देना पड़ेगा, उनको अच्छी एयर। अगर आप दिल्ली में देखें आज एयर नहीं है बिल्कुल भी अच्छी। इसके अलावा अगर आप बात करें, उनको हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी देनी पड़ेंगी, उनको टॉयलेट वगैरह की सैनिटाइजेशन फैसिलिटी अच्छी देनी पड़ेगी। इंडिया जो है, इंडिया की हालत बहुत खराब है। इंडिया जो है आउट ऑफ 188 कंट्रीज 2016 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बना था, उसमें 188 कंट्रीज में से 131वें नंबर पे है, 131 कंट्रीज के नंबर पे है, जो कि काफी बुरा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है वो काफी बुरी है। उनको हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, उनको एयर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट बहुत ज्यादा है, चाइल्ड डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तो इट ऑल शोज कि इंडिया में काफी बुरा हाल है बेसिक सुविधाओं का। इन सब सुविधाओं के लिए हमें बहुत काम करना होगा ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चेकिंग द मेनेस ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार के मामले में भी हम काफी आगे हैं। देश का अगर विकास के मामले में अगर सबसे बड़ा जो कोई रोड़ा है तो वो भ्रष्टाचार, करप्शन है। करप्शन जो है इंडिया में बहुत ज्यादा है। अगर आप करप्शन की बात करें तो यहाँ छोटे से लेकर के बड़े तबके तक हर मामले में करप्शन फैला हुआ है। बिना पैसे दिए या बिना घूस दिए कोई भी काम होना मुश्किल लगता है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो 180 देशों की सूची में 2019 में जो करप्शन का इंडेक्स बना था, उसमें इंडिया जो है 180 देशों की सूची में 86वें नंबर पे है। सबसे कम जो करप्ट कंट्रीज हैं वो आपकी नीदरलैंड है, इसके अलावा न्यूजीलैंड है, इवन तक कि डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है। ये सबसे साफ सुथरी सभी वाले देश। इसके बाद फिनलैंड है, सिंगापुर है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है। तो इंडिया की हालत करप्शन के मामले में बहुत ही खराब है। हमने लास्ट के सालों में कोई ज्यादा इस पे काबू नहीं पाया है। करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। हर विभाग के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन फैला हुआ है। और करप्शन के फैलने से क्या होता है, जो भी फंड्स एलोकेट होते हैं गरीबों के लिए, गरीबी मिटाने के लिए,
देश के विकास के लिए लोगों को योजनाएं मिलनी होती हैं, जो फंड मिलने होते हैं, वो लास्ट जो टारगेट ग्रुप है उस तक नहीं पहुंच पाता। जिन लोगों के लिए स्कीम बनी होती है उनको अगर 1 रुपया चला है ऊपर से तो वो पहुंचता पहुंचता सिर्फ 10 पैसे रह जाते हैं, बीच में 90 पैसे लोग खा जाते हैं। हालांकि धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, अब जो है हम ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, बट फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा बाकी डिपार्टमेंट्स में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो हमें भ्रष्टाचार के ऊपर काबू पाना होगा, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और इसके लिए कुछ कठिन कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे सिंगापुर ने बहुत कठिन कदम उठाए और आज वो एक अच्छे देशों की सूची में है। प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए दोस्तों, पूरे वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे हर एक कंट्री जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कोई भी कंट्री आज इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। जैसे अमेरिका को अगर छींक भी आती है तो बाकी कंट्रीज को बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। चाइना में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उससे जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह वर्ल्ड की हर एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, अगर कहीं भी पूरे विश्व के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी क्षेत्र में कोई भी आर्थिक जो है मंदी आती है या कोई भी ऐसा स्कैंडल होता है तो उससे पूरी इकोनॉमी प्रभावित होती है, पूरा विश्व उससे प्रभावित होता है। अगर हम देखें कि ये यूरोपियन कंट्रीज जो थी, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डेट क्राइसिस आया था, मतलब पब्लिक डेट जो था लोगों ने उसको वापस नहीं किया। तो इसका असर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। 2008 में अमेरिका के अंदर मंदी आई, लोगों ने जो है वो लोन वापस नहीं किए, बैंकों ने लोन यूं ही बांट दिए और लोग उसको वापस नहीं कर पाए। इससे काफी सारे बड़े बड़े बैंक फेल हो गए। इसके अलावा थाईलैंड के अंदर बैंक फेल हुए, ये रिसेंटली हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इकोनॉमी के अंदर किसी भी देश की इकोनॉमी में क्राइसिस आता है तो उसका असर जो है सारे मुल्कों पे पड़ता है और इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता है। ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक इश्यू है कि हम अपनी इकोनॉमी को जो है बाहर जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, बाहर जो भी मंदी आ रही है, जो भी स्कैंडल हो रहे हैं, जो भी दिक्कत आ रही है और देशों के अंदर, उससे अपने देश को बचा के रखना, उसका प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे ना पड़े, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। अगर आप देखेंगे 2008 में अमेरिका में जब मंदी आई तो यूरोप में बाकी सब देश जो हैं उनमें भी काफी इस मंदी का असर देखने को मिला, बट इंडिया ने इस मंदी को काफी अच्छे ढंग से संभाला। इस क्राइसिस को हमारा इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो उस टाइम की जो सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, उसने इसको बड़े ही अच्छे ढंग से हैंडल किया। तो आज हमारे सामने चुनौती है कि हमारे जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो क्राइसिस चल रहे हैं उससे हमें अपने आप को संभाल के रखना है। लास्ट टाइम इम्प्रूविंग द गवर्नेंस। देखिए, गवर्नेंस मतलब शासन जो है उसको भी इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, प्रशासनिक ढांचा जो है, उसमें जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज या इकोनॉमिक प्लान जो हम बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना, योजनाओं को, प्रोग्राम्स को, प्लान्स को, योजनाओं को लागू करवाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ करप्शन है, यहाँ सेटअप इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेटअप है, बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ सेटअप है कि चीजें जो है वो फाइलों में दब के रह जाती हैं। बहुत ज्यादा आपको लिखित में बहुत काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से कि बहुत जल्दी जो है जितनी भी आपने स्ट्रेटजीज या प्लान बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। फिर राज्य हैं, राज्यों की अपनी सरकारें हैं, उनका केंद्र के साथ सहयोग नहीं है, कुछ एक सरकारों का अगर नहीं होता। फिर राज्यों में भी आगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ब्लॉक हैं। तो इन सब चीजों के कारण हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो काफी उलझा हुआ है। बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनकी डिलीवरी जो सिस्टम है वो बड़ा ही वीक है। योजनाएं जो है वो नीचे के स्तर तक लागू नहीं हो पा रही। हम जो प्लान बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं गरीबी हटाने के लिए या लोगों को रोजगार देने के लिए, वो बहुत ही इनइफेक्टिव है।
उन प्रोग्राम्स को, उन प्लान्स को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। योजनाएं हमारे पास बहुत हैं बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी शासन प्रणाली के अंदर बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट की इच्छाएं तो बड़ी अच्छी हैं, शासन जो है, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाहती है बट करने से क्या होता है। नीतियां तो बहुत अच्छी हैं, नीति बहुत अच्छी है, प्लान बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी हैं, बट नीयत अच्छी नहीं है। जो नीचे ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक जो ढांचा है, उनकी नीयत अच्छी नहीं है। वहां करप्शन है, वहां रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, वहां जातिवाद है, वहां धर्म है, वहां आप कौन से एरिया से आते हो, ये सब बातें हैं, कौन सी पार्टी से हो, आपका धर्म क्या है, आप किस जाति के हो। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिसकी वजह से योजनाएं जो है वो लागू नहीं हो पा रही हैं। तो इसको भी हमें सुधारना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया को ठीक करने की जरूरत है। इंडिया को अपना ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को ठीक करना पड़ेगा, करप्शन को थोड़ा दूर करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, इनकम ज्यादा करनी पड़ेगी एक्सपेंडिचर से, एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा, महंगाई को काबू में करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो हमारी इकोनॉमी को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है अगर हम इन चीजों को ठीक कर लें तो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी।